हेलो डियर फ्रेंड्स, पीडीए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसी यूनिट को, हाई रिस्क न्यूबॉर्न वाली को। ठीक है। और अपना नेक्स्ट बीमारी है या नेक्स्ट डिजीज पोर्शन है नियोनेटल जॉन्डिस, या इसी का दूसरा नाम है हाइपर बिलीरुबिनेमिया, या इसी का तीसरा नाम है इक्ट्रस नियोनेट्रम। सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं अपन? पीलिया बोलते हैं। ठीक है। इसका सेकंड नाम क्या हुआ? हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ये कैसे पड़ा? ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि बॉडी के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा कैसे क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है और ज्यादा होने की वजह से स्किन का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम क्या हुआ? हाइपर बिलीरुबिनेमिया, सेकंड नाम। थर्ड नाम क्या है? इक्ट्रस नियोनेट्रम। इक्ट्रस नियोनेट्रम नाम क्यों पड़ा? जो वर्ड है इक्ट्रस, वो किसको इंडिकेट करता है? येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। वर्ड इक्ट्रस है, वो किसको इंडिकेट करता है? येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है। इसी वजह से इसका नाम, थर्ड नाम क्या पड़ा? इक्ट्रस नियोनेट्रम। ठीक है। इस बीमारी के अंदर होता क्या है? इस बीमारी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से स्किन, या मैं बोल सकता हूं टिश्यू एंड स्किन का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी? डेफिनेशन क्या बनी? येलोइश discoloration of the tissue and skin due to increase bilirubin level in the body known as neonatal jaundice। मतलब पीलिया, वो पीलिया नहीं, यहां दूसरा पीलिया है। ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है बिलीरुबिन की मात्रा इंक्रीज हो रही है। बिलीरुबिन की मात्रा इंक्रीज होने की वजह से टिश्यू एंड स्किन का कलर कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। ठीक है। बिलीरुबिन की मात्रा इंक्रीज हो रही है। नॉर्मली बिलीरुबिन की मात्रा, जब सपोज बॉडी के अंदर नॉर्मल मात्रा में बिलीरुबिन बन रहा है, तो वो नॉर्मली एक्सक्रेट आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो दो वे के थ्रू एक्सक्रेशन होगा उसका, देखेंगे अपन अभी। यदि वो एक्सेस अमाउंट में बने या ज्यादा मात्रा में बने तो यह बीमारी कोज करेगा वो। ठीक है। तो इसकी मात्रा ज्यादा कैसे हुई बिलीरुबिन की? वो देखिए अभी। बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा कैसे हुई? आप जानते हैं जैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होने के पर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन, एक बड़ा कंपाउंड निकलता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होने पर क्या निकलता है? हीमोग्लोबिन, एक मेजर कंपाउंड निकलता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन दो पार्ट के अंदर टूटता है। कौन कौन से? एक तो हेम और एक ग्लोबिन। ठीक है। अब ये ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। और आप जानते हैं प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या निकला? ये जो प्रोटीन है ग्लोबिन, वो मेटाबोलाइज हो जाएगी अपनी बॉडी के अंदर, और मेटाबोलाइज होके अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज होगी। वो क्या होती है? अमाइनो एसिड। और बॉडी उसको क्या कर लेगी? यूटिलाइज कर लेगी। क्या देखा अपन ने? जो प्रोटीन है जो प्रोटीन है ग्लोबिन, जो मेटाबोलाइज होगी और मेटाबोलाइज होके अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड में चेंज होगी, बॉडी उसको क्या करेगी? यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है। तो इसका काम तो हट गया। नेक्स्ट जो पोर्शन बचा है हेम, और हेम पार्ट है वो किसके अंदर चेंज होता है? बिलीवर्डिन के अंदर। बिलीवर्डिन के अंदर, या मैं बोल सकता हूं अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर? अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन के अंदर चेंज होता है। हेम पार्ट किसके अंदर चेंज होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर
अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन के अंदर चेंज होता है। ठीक है, अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड है जो फैट सोल्यूबल कंपाउंड है। क्या है ये एक प्रकार का फैट सोल्यूबल कंपाउंड है, जो बिलीवर्डिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन है, जो एक प्रकार का फैट सोल्यूबल कंपाउंड है। ठीक है, क्या है, फैट सोल्यूबल कंपाउंड है, मतलब फैट के अंदर ये इजीली क्या हो सकता है, घुल सकता है। ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड नहीं है। वाटर सोल्यूबल अपने को बनाना है। वाटर सोल्यूबल क्यों बनाना है, ताकि बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो सके, बाहर निकल सके। क्या बोला मैंने, जो बिलीवर्डिन है वो एक प्रकार का क्या है, ये अनकॉन्जुगेटेड कंपाउंड है और फैट सोल्यूबल है। ठीक है, और फैट सोल्यूबल है तो इसी रूप में ये वापस या अपनी बॉडी से एक्सक्रेट नहीं हो सकता। फैट सोल्यूबल कंपाउंड है जो इसी रूप में अपनी बॉडी से एक्सक्रेट नहीं हो सकता। पहले इसका क्या होगा, लीवर के पास जाएगा और ये चेंज होगा किसके अंदर, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर चेंज हो गई। ठीक है, ये तो फैट सोल्यूबल है और लीवर इसको क्या करेगा, वाटर सोल्यूबल बनाएगा। क्या बनाएगा, इसको वाटर सोल्यूबल बनाएगा। फैट सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल बनाएगा। इसी को मैं दूसरे रूप से बोलूं, ये अनकॉन्जुगेटेड है बिलीवर्डिन, इसको कॉन्जुगेट में चेंज करेगा। कैसे किया, जैसे ही बिलीवर्डिन लीवर के पास गया और लीवर भाई साहब ने बोला क्या, आओ भाई साहब तुम्हारा इंतजार था, तो लीवर ने क्या किया, बिलीवर्डिन को, अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज किया। किसके अंदर चेंज किया, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज किया। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। ठीक है, क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। और वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, इसका मतलब आप जानते हैं बॉडी से इजीली क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। किस रूप में निकलेगा, ये दो रूप में निकलेगा। ये कौन कौन से दो रूप में निकलेगा, ये एक तो निकलेगा यूरोबिलिनोजन के रूप में, ठीक है, कैसे निकला, ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो दो रूप से निकलेगा। एक तो निकलेगा स्टेरकोबिलिनोजन के रूप में और एक यूरोबिलिनोजन के रूप में। ठीक है, तो यहां पर लीवर ने इसको चेंज किया, और लीवर ने चेंज किया तो ये किसके थ्रू आएगा, बाइल के थ्रू आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा, जीआई ट्रैक्ट में आएगा। मतलब क्या हुआ, जहां से लीवर ने इसको चेंज किया, चेंज करते ही ये बाइल के थ्रू आएगा, किधर आएगा, जीआईटी में आएगा। और जीआईटी में आके ये दो जगह पे बटेगा। ये कौन कौन से, एक तो स्टेरकोबिलिनोजन और एक यूरोबिलिनोजन, दो रूप में निकलेगा ये। लीवर के पास तो चेंज हो गया, अब लीवर भी तो निकालेगा। ठीक है, तो लीवर कैसे निकालेगा, बाइल के थ्रू निकालेगा, बाइल के थ्रू या पित्त के थ्रू निकालेगा। और पित्त के थ्रू निकालेगा वो कहां पर जाएगा, जीआईटी में। और जीआईटी में दो रूप में होगा ये, एक तो यूरोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन किसके रूप में निकलेगा, यूरिन के रूप में, और ये किसके रूप में निकलेगा, स्टूल के रूप में। इसीलिए जो यूरिन का कलर होता है, इसी यूरोबिलिनोजन की वजह से स्लाइटली अंबर कलर का होता है। ठीक है, यूरिन का कलर कैसा होता है, अंबर कलर का होता है। और किस वजह से होता है, इसी कंपाउंड की वजह से होता है। और जो स्टूल का कलर होता है वो स्लाइटली कैसा होता है, ब्राउन होता है। और ब्राउन होने के लिए क्या जिम्मेदार है, स्टेरकोबिलिनोजन। ठीक है, ये थी पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे तो बिलीरुबिन आया और कैसे गया, क्योंकि आप जानते हैं जो आता है वो जाता है। ठीक है, क्या देखा अपन ने, फिर से देखे आप, जैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, हीमोग्लोबिन बना और हीमोग्लोबिन निकला, मतलब कंपाउंड, और ये दो भागों में टूटा, एक तो हेम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाएगी, और मेटाबोलाइज होकर क्या किस में चेंज होगी, वो अमाइनो एसिड में चेंज होगी, और अमाइनो एसिड अपनी बॉडी के अंदर यूज हो जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या बचा, हेम। ठीक है, और हेम क्या बचा, हेम के अंदर क्या हुआ, हेम किस में चेंज हुआ, अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन में,
अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन जो कंपाउंड है वो एक प्रकार का फैट सोल्यूबल है, तो इसको चेंज कौन करेगा? लीवर चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? वाटर सोल्यूबल के अंदर चेंज करेगा। अब ये लीवर ने इसको यहां पर चेंज किया, किसके अंदर चेंज किया? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज कर दिया। जो एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, इसका मतलब अपनी बॉडी इसको निकाल सकती है, बॉडी इसको निकाल सकती है। तो लीवर इसको भेजेगा बाइल के थ्रू, कहां पर? जीआईटी में भेजेगा, और दो रूप से निकलेगा ये। कौन कौन से? एक तो यूरोबिलिनोजन और एक स्टिकोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन किसके रूप में निकलेगा? यूरिन के रूप साथ में निकलेगा। इसी वजह से यूरिन का कलर कैसा होता है? अंबर कलर होता है, इस कंपाउंड की वजह से। और स्टूल का कलर कैसा होता है? स्लाइटली ब्राउन होता है। किस वजह से? इस कंपाउंड की वजह से। ठीक है, तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है बॉडी के अंदर, और कौन सा लेवल होता है जिस वजह से, या अपन वहां पर असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहां पर जॉन्डिस हो सकता है। मतलब नॉर्मल भी देखना है और एबनॉर्मल दोनों देखना है। ठीक है, तो अपन देखेंगे नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल। ठीक है, नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल अपने को देखना है। तो नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है? नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल होता है 1 से 1.3 mg पर डेसीलीटर। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है? 1 to 1.3 mg पर डेसीलीटर। ये एक नॉर्मल लेवल होता है बिलीरुबिन का। ठीक है, तो अब अपन दो केस देखते हैं एडल्ट के अंदर। तो कब बोलेंगे कि इसके अंदर जॉन्डिस हो गया, और नियोनेट या न्यूबॉर्न के अंदर कब देखेंगे या कब बोलेंगे कि इसके अंदर जॉन्डिस हो गया? यदि एडल्ट के अंदर बिलीरुबिन का लेवल 2 mg पर डीएल से क्या हो? ज्यादा हो, तो ये किसको कॉज करेगा? जॉन्डिस को कॉज करेगा। ठीक है, इसको कॉज करेगा, जॉन्डिस को कॉज करेगा। और यदि नियोनेट के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर बिलीरुबिन का लेवल 5 mg पर डीएल से ज्यादा हो, डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो ये क्या करेगा? नियोनेटल जॉन्डिस कॉज करेगा। क्या देखा अपन ने? नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल कितना होता है? 1 से 1.3। जबकि एडल्ट के अंदर कौन सी कंडीशन में अपन बोलेंगे कि इसको जॉन्डिस है या पीलिया है? यदि उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर बिलीरुबिन का लेवल कितना हो? 2 mg पर डीएल से ज्यादा हो, तो वहां पर क्या होगा? उसको जॉन्डिस होगा। और नियोनेट के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर अपन कब बोल सकते हैं कि इसको जॉन्डिस है? यदि बिलीरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? नियोनेटल जॉन्डिस को इंडिकेट करेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, यहां पर तो 2 mg है और यहां पर 5 mg है। ठीक है, इतना ज्यादा क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है कि बच्चे को यहां पर कैसे हो रहा है, मतलब 5 mg से ज्यादा होगा तो होगा, यहां पर 2 mg से ज्यादा होगा तो होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो बच्चे की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुई है, लीवर प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से उसका, और एक लॉजिक और है, क्या है कि उसके आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कम है। एडल्ट के कंपैरिजन में आरबीसी का लाइफ स्पान बच्चे के अंदर कम होता है। वो कितने दिन का होता है? 80 दिन का होता है। अपने अंदर कितना होता है? 120 दिन का होता है। बच्चे के अंदर कितना होता है? 80 दिन का। और इसके अंदर कितना होता है? अपने अंदर कितना होता है? 120 दिन का। जबकि बच्चे के अंदर आरबीसी की मात्रा भी अपनी तुलना में ज्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? बच्चे के अंदर 6 से 8 मिलियन पर mm क्यूब पाई जाती है, जबकि अपने के अंदर 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब पाई जाती है। ठीक है, एक तो कॉज क्या हुआ? लीवर इमेच्योर है बच्चे का। दूसरा, उसकी आरबीसी का लाइफ स्पान क्या है? कम है। और उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा भी अपने कंपैरिजन में ज्यादा है। यदि इसकी मात्रा कम है, मतलब जो लाइफ स्पान है आरबीसी का बच्चे के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर कम है, तो आरबीसी जल्दी टूटेगी तो बिलीरुबिन का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहां पर आरबीसी की मात्रा ज्यादा होगी तो भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो बिलीरुबिन की मात्रा भी ज्यादा होगी। इसी वजह से बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है, या बॉडी फंक्शनिंग ऐसी होती है
तो यहां पर इस लेवल तक 5 mg तक वो नॉर्मल होता है, यदि इससे ज्यादा होगा तो उसके अंदर जॉइंटिस कोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो जॉइंटिस है कितने प्रकार का होता है? अपन पीडीए के अंदर ओनली किसके लिए देखेंगे? न्यूनेट के लिए देखेंगे, या न्यूबॉर्न के अंदर जॉइंटिस कितने प्रकार का होता है? तो न्यूनेट के अंदर या फिर न्यूबॉर्न के अंदर तो जॉइंटिस दो प्रकार का होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। लेकिन नॉर्मली जॉइंटिस एडल्ट के अंदर भी देखें तो नॉर्मली जो एडल्ट के अंदर जॉइंटिस है वो कितने प्रकार का होता है? ठीक है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एडल्ट के अंदर देखें, एडल्ट के अंदर ये अपने को यहां पे नहीं लिखना है। यदि क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाए कि आप न्यूनेटल जॉइंटिस को एक्सप्लेन करें, तो यहां पर ये नहीं लिखना है, ये एडिशनल जानकारी है, वहां पर अपन जब एमएसएन डिस्कस करेंगे वहां पर देखेंगे इसको। तो ये एडल्ट के अंदर 3 प्रकार का होता है जॉइंटिस। कौन कौन सा? एक तो प्री हिपेटिक जॉइंटिस, हिपेटिक जॉइंटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। क्या होता है ये? जो प्री हिपेटिक जॉइंटिस होता है उसके अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। तो कैसे हुआ ये? लीवर के पास ओवरलोड ज्यादा हो गया, ओवरलोड ज्यादा होने की वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। प्री हिपेटिक जॉइंटिस किसको बोलेंगे? यहां पर लीवर नॉर्मल है लेकिन लीवर पर लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने की वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है, प्री हिपेटिक जॉइंटिस हो रहा है। लोड कैसे बढ़ा? अभी बताया अपन ने कि बच्चे के अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, लोड कैसे बढ़ा? जैसे कि कोई भी हीमोलाइटिक डिजीज हो, ठीक है, हीमोलाइटिक डिजीज हो जिस वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो, और ज्यादा होगा तो बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा बनेगी, तो लीवर के पास क्या होगा, लोड ज्यादा आएगा और ये बीमारी कोज होगी। नेक्स्ट है हिपेटिक जॉइंटिस। हिपेटिक जॉइंटिस का मतलब क्या हुआ? लीवर को खुद को बीमारी हो गई, ठीक है, लीवर खुद बीमार हो गया और लीवर के बीमार होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या उसको क्या बोलते हैं, जिसमें लीवर खुद बीमार हो रहा है, तो वो होगा हिपेटिक जॉइंटिस। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, लीवर के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो क्या कॉज कर सकता है, या वो बीमारी किसके अंदर आएगी, हेपेटिक जॉइंटिस के अंदर। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होता है? जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, यदि कंजेनाइटल उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो या बाद में भी हो तो वो किसको इंडिकेट करेगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस को। ठीक है, तो ये अपने को यहां पर नहीं देखना था, जब अपन एमएसएन डिस्कस करेंगे वहां पर होगा ये। तो पीडिया के रेस्पेक्ट में जॉइंटिस 2 प्रकार का होता है। पीडिया के रेस्पेक्ट में नियोनेटल जॉइंटिस 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है? मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से यदि जॉइंटिस हो रहा है तो वो क्या हो गया, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। और बॉडी की फिजियोलॉजी की वजह से ही जॉइंटिस हो रहा है, बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से जॉइंटिस हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। अपन देखते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कैसे होगा ये, इट अकर ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। किस वजह से हो रहा है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से हो रहा है, किसी भी प्रकार की बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन की, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी की फंक्शनिंग की वजह से हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या कारण हो रहा है जिस वजह से ये हो रहा है? तो इसकी इटियोलॉजी देखें अपन, इटियोलॉजी देखें तो फर्स्ट इटियोलॉजी में क्या आएगा,
आरबीसी का नंबर बढ़ गया, क्या बढ़ गया? इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। इसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी का नंबर बढ़ना। बोले तो पॉलीसाइथेमिया। अब आरबीसी का नंबर बढ़ा है तो आरबीसी के नंबर बढ़ने की वजह से फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कैसे हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आरबीसी का नंबर बढ़ा बच्चे के अंदर या न्यूनेट के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर, आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है, और आरबीसी का नंबर ज्यादा होगा, आरबीसी का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। आरबीसी का नंबर ज्यादा होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बिलीरुबिन की मात्रा भी क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। मतलब इसकी समरी क्या बनी? लीवर के पास क्या हो रहा है? ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, लीवर ओवरलोडेड हो रहा है। ठीक है, लीवर ओवरलोड हो रहा है, इस वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है, ना कि इसकी वजह से, कोई बीमारी की वजह से। ठीक है, आरबीसी की मात्रा ज्यादा हुई, आरबीसी की मात्रा ज्यादा हुई तो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बिलीरुबिन की मात्रा भी ज्यादा बनेगी। ठीक है, सेकंड कोज क्या हो सकता है? डिक्रीज लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। डिक्रीज यदि आरबीसी का लाइफ स्पान है वो कम हो गया, आप जानते हैं एडल्ट का केस में और न्यूबॉर्न के केस में, एडल्ट के केस में आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। न्यूबॉर्न के केस में कितना होता है? 80 डेज। ठीक है, तो आरबीसी का इसके कंपैरिजन में लाइफ स्पान क्या हो गया? कम हो गया। लाइफ स्पान कम हुआ तो जल्दी टूटेगी। ठीक है, लाइफ स्पान कम हुआ तो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हुआ तो वही कंसेप्ट, बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होगी। क्या देखा अपन ने? जैसे ही आरबीसी का लाइफ स्पान कम होगा, बच्चे के अंदर कैसा होता है? न्यूबॉर्न के अंदर 80 डे का होता है लाइफ स्पान आरबीसी का। तो आरबीसी का लाइफ स्पान कम हुआ तो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो बिलीरुबिन की मात्रा भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, थर्ड कोज क्या हो सकता है? इमैच्योर लीवर। थर्ड कोज हो सकता है इमैच्योर लीवर। यदि लीवर इमैच्योर होगा तो भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? यूरेडाइन डाइफॉस्फेट, यूरेडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? यूरेडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, मतलब क्या निकला? यदि लीवर इमैच्योर है, लीवर इमैच्योर है तो उसके अंदर यूडीपीजीटी एंजाइम है, इस एंजाइम की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। और ये एंजाइम काम क्या करता है? बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब क्या हुआ? अनकॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज करता है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। क्या देखा अपन ने? यदि लीवर बच्चे का क्या है? इमेच्योर है। जैसे ही बच्चे का लीवर इमेच्योर हुआ या इमेच्योर पता चला तो उसके अंदर अपने को क्या देखना है? क्या होगा उसके अंदर? यूडीपीजी एंजाइम है, यूडीपीजीटी जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होगी। लीवर इमेच्योर हुआ तो उसके अंदर यूडीपीजीटी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, और ये डेफिशिएंसी होगी या कम मात्रा में होगा। और ये काम क्या करता है? बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म में करता है। क्या करता है? ये करता है बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म करता है। बिलीरुबिन का मतलब बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा? ये अनकॉन्जुगेटेड है उसको कॉन्जुगेटेड में चेंज करेगा। मैं बोल सकता हूं बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में चेंज करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इस वजह से ये हो सकता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन,
और दोनों जो टाइप है उनके अपन एक साथ साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। टॉपिक का क्या नाम है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और क्या क्या होंगे? फर्स्ट वन, ये कंडीशन है जो शुरुआती 24 घंटे के अंदर अराइज नहीं होती है, मतलब पता नहीं चलता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का। इसका पता कब चलता है? 30 से 72 घंटे की ड्यूरेशन पर पता चलता है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। क्या हुआ? इट अकर बिटवीन 30 to 70 हार, ठीक है। इट नेवर अकर इन फर्स्ट 24 हार। पहले सॉरी पहले 24 घंटे के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, वो नहीं होती है। पहले 24 घंटे के अंदर इसका पता नहीं चलता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, वो नहीं होता है। लेकिन इसका पता कब चलता है? इसका पता चलता है 30 से 72 घंटे के बाद में, मतलब जन्म के 30 से 72 घंटे पर पता चलता है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में 30 से और 72 घंटे के मध्य जो ड्यूरेशन होगी, वहां पर पता चलेगा कि बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है या नहीं। फर्स्ट 24 हार में पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वहां पर बिलीरुबिन की मात्रा भी कम है, और कितनी होती है वो अभी देखेंगे। क्या था? फर्स्ट 24 हार के अंदर पता नहीं चलता है, 30 से 72 घंटे के मध्य पता चलता है कि बच्चे के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है या नहीं। तो इतना टाइम कैसे लगा? तो इसके अंदर टाइम लगने का लॉजिक ये है कि बच्चे के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर जो बिलीरुबिन का लेवल कितना होता है? बिलीरुबिन का लेवल 15 mg/dl से क्या होता है? कम होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर क्वेश्चन आया कि बिलीरुबिन का लेवल कितना होता है, तो वो कितना होगा? 15 mg/dl से कम होगा। आप आगे देखेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर 20 mg/dl से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो एक सीवियर कंडीशन आ जाती है। तो यहां पर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर बिलीरुबिन का लेवल कितना होता है? 15 mg/dl से भी कम होता है। नेक्स्ट, ये एक ऑटो रिजोल्विंग कंडीशन है। क्या है ये? ऑटो रिजोल्विंग कंडीशन है, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाती है ये, इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पर अपन देखें, यदि टर्म बेबी है और यदि प्री टर्म बेबी है, टर्म बेबी के अंदर या टर्म बच्चे के अंदर यदि बच्चे का डिलीवरी कितने टाइम पे हुआ है? 37 वीक पे हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है कितने टाइम पर सबसाइड हो जाएगा या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा? तो उसको टाइम लगेगा 7 से 10 दिन, अप्रोक्स 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा टर्म बेबी को ऑटोमेटिकली ये कंडीशन सबसाइड होने के लिए। जबकि प्री टर्म को कितना टाइम लगेगा? 10 to 14 डेज। प्रीटर्म के अंदर जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसको सबसाइड होने में 10 to 14 डेज लगेंगे, ठीक है। तो ये था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कि कौन से डे पर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पीक पॉइंट पे होगा, ठीक है। पीक पॉइंट पे कौन से डे पर होगा? तो वो होगा ट्रम के अंदर एंड प्री ट्रम के अंदर। इसके अंदर होगा 4th डे को और इसके अंदर होगा कौन से? 5 to 6 डे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टर्म बच्चे के अंदर कौन से डे को पीक लेवल पर होगा?
चौथे दिन। और क्वेश्चन आ जाए कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो प्रीटर्म बच्चे के अंदर कौन से दिनों में पीक लेवल पर होता है, 5वें से 6ठे दिन, 5 से 6 दिन पर क्या होता है, वो पीक लेवल पर होता है। तो ये था नियोनेटल जॉइंटिस। और अपन ने क्या क्या देखा इसके अंदर, नियोनेटल जॉइंटिस के अंदर क्या होता है नियोनेटल जॉइंटिस, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी अपन ने। इसके अलावा नॉर्मल लेवल क्या होता है बिलीरुबिन का, और एबनॉर्मल क्या होता है, या जॉइंटिस किस कंडीशन में बोलेंगे, एडल्ट के अंदर भी एंड न्यूनेट के अंदर भी। इसके अलावा अपन ने देखा जो पीडिया के रेस्पेक्ट में न्यूनेटल जॉइंटिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। अपन ने फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है उसको डिस्कस किया है, क्या किया है इसके अंदर, किस वजह से होता है ये, और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट होगा जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।